Jai Hind everyone, this is Hemant Singh, Faculty English. You are watching me on India's #1 Defense Academy's YouTube channel, that is Major Kulsi Classes. Today we are going to discuss about most scoring topics of CDS exam, and let's have it. So इस एग्ज़ाम में आप जैसा आप सबको मालूम है 120 क्वेश्चंस आते हैं और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच. लाइक आपको वर्ड्स को पहचानना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है कि उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है. और प्रपोजिशन और डिटर्मिनर्स दे आल्सो प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल. लाइक प्रपोजिशन के कम से कम 5 क्वेश्चन तो हर साल आते ही आते हैं, तो आपको इस चैप्टर पे फोकस करना है. लाइक एरर डिटेक्शन में आ सकता है, वो फिलर्स में भी आ सकता है, तो ऐसा नहीं कि वो एक चैप्टर कई फॉर्मेट में वो क्वेश्चन बनाते हैं. आप सिनोनिम्स एंटोनिम्स का अब जो यूजेस है, पहले था वो एक बिल्कुल सिंपल तरीके से दे दिया करते थे, लेकिन अब ये पैटर्न बदला हुआ है. जो पहला क्वेश्चन आपके सामने है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का. आपको पहचानना है कि इस अंडरलाइन वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है. तो क्वेश्चन है देयर वाज एन एक्सल्टेशन इन द ग्रुप. आपसे पूछ रहा है एक्सल्टेशन का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है. तो बहुत आसान है पहचानना. इंग्लिश का चैप्टर जो आर्टिकल होता है उसमें आपने पढ़ा होगा कि जब कभी भी कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है तो उसके साथ में आपको ए या एन अकॉर्डिंग टू साउंड प्लेस करना होता है. यहाँ एन लगा होगा क्योंकि साउंड इसका वॉबल से है. ठीक है, इसका अब ये तो सही है ना, ये इसमें तो कोई एरर है नहीं. आपसे बस अंडरलाइन वर्ड का पूछ रहा है कि वो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है. तो प्यारे बच्चों, ये नाउन है तभी तो उस पर एन लगा रखा है, तो ऑप्शन डी इज योर आंसर. चलो भाई, अगला क्वेश्चन देखो आप. क्वेश्चन नंबर 2, कुर्ग इज रिफर्ड एज स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया. अब आप सबको मालूम है स्कॉटलैंड एक देश का नाम है, कंट्री का नाम है, और जो नाम होता है, जो नेम होता है, दैट इज नाउन. तो नाउन कैसा वाला है, तो प्रॉपर नाउन है, किसी का नाम प्रॉपर नाउन होगा. जब प्रॉपर नाउन को हम लोग कॉमन नाउन जैसा ट्रीट करते हैं तो उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल द लगाते हैं. तो आपको प्लेस करना है डेफिनेट आर्टिकल द ओवर हियर. द ऑप्शन इज बी. आंसर ऑप्शन इज बी. आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप और देखते हैं. ये है एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन और समझने का प्रयास करिए. बाय द टाइम यू अराइव टुमारो आई हैव फिनिश्ड माई वर्क एंड गॉन होम एंड नो एरर. ठीक है, आप पढ़िए और बताइए क्या हो सकता है. तो मैं आपकी हेल्प कर दे रहा हूं. टाइम एंड टेंस का क्वेश्चन है ये, और टाइम एंड टेंस में एक अकेला टेंस है फ्यूचर परफेक्ट, जहां पे आपको बताया जाता है कि टाइम के लिए आपको क्या लगाना है. टाइम के लिए आपको लगाना है बाय. ठीक है, और जरा देखो इधर लगा है कि नहीं, बाय द टाइम. जब कभी भी आपको टाइम फैक्टर पे बाय लिखा दिखाई दे तो जान लीजिएगा कि वो फ्यूचर परफेक्ट में जा सकता है. और यहां आप देखें बाय द टाइम यू अराइव टुमारो, कि टुमारो मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है, तो आप आसानी से फ्यूचर परफेक्ट को इमेजिन कर सकते हो. यहां आई हैव जो लिखा हुआ है ये प्रेजेंट का परफेक्ट है, बस आप इसे फ्यूचर के परफेक्ट में कन्वर्ट कर दीजिए, क्योंकि फ्यूचर के परफेक्ट में ही हम बाय प्लस टाइम फैक्टर का यूज करते हैं. तो ये हो जाएगा आई विल हैव या आई शैल हैव, व्हाटएवर आप कुछ भी लगा सकते हैं. तो आई विल हैव फिनिश्ड माई वर्क एंड गॉन होम. आपका जो एरर पार्ट है वो बी में है बच्चों. क्लियर है ना. टाइम एंड टेंस फ्यूचर परफेक्ट का रूल आप लोग आप रिवाइज भी कर सकते हैं. चलो अगला क्वेश्चन देखो आप. 4th वन, चूज अ वर्ड विच इज नियरली द सेम इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड. सिनोनिम का क्वेश्चन है और आप प्रयास करिए पहचानने का. कमेंशुरेट देखें आप और बताएं. कमेंशुरेट का मतलब होता है एनीथिंग विच इज इन प्रपोर्शनेट, जो कि अनुपात में हो, जो उसके अकॉर्डिंग हो, अनुपात में हो, उसे हम कहते हैं कमेंशुरेट. तो आप देखिए ऑप्शन तो अकेला ही है, प्रपोर्शनेट. ठीक है, बाकी सारे. अब मेजरेबल जिसे हम नाप सकते हैं, बिगिनिंग स्टार्ट है, अप्रोप्रिएट उचित है, सही है, ऑल दैट तो आप सबको मालूम ही होगा. चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ये है एडियम्स एंड फ्रेजेस का, और क्वेश्चन है टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड. टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड, मेरे ख्याल से आपने कभी ना कभी तो पढ़ा ही होगा इसे. कुल्हाड़ी, एक्स का मतलब कुल्हाड़ी होता है, ग्राइंड का मतलब क्या होता है, उसको धार देना. तो उससे तो यहाँ काम नहीं चल रहा है भाई. ये है लिटरल मुहावरे, लिटरल नहीं जाते हैं, एडियम्स है. तो आपको कुछ गेस हो रहा है. प्राइवेट एंड टू सर्व, टू हैव नो रिजल्ट, टू वर्क फॉर बोथ साइड्स, टू फेल, टू अराउज इंटरेस्ट. एंड योर आंसर इज अ प्राइवेट एंड टू सर्व, व्यक्तिगत हित या स्वार्थ सिद्ध करना या देखना. ठीक है, वो आपका आंसर है. थोड़ा सा भी अगर आपने बेसिक्स भी पढ़े हैं तो ऐसे क्वेश्चन आपसे बन जाते हैं. आइए अब हम बात करेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की. एक पैसेज है और पैसेज करना, एक क्वेश्चन दिया है बस आपको. जब पैसेज करनी होती है तो आप लोग को कभी भी पैसेज को पहले नहीं पढ़ना चाहिए. दैट इज द रॉन्ग मेथड ऑफ डूइंग
रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, उससे आपका बहुत टाइम खराब होता है। स्पेशली जब पैसेज बड़ी हो तो आपका बहुत टाइम जाएगा। तो बेहतर होगा कि आप पहले क्वेश्चन को पढ़ लें, क्योंकि जब आप क्वेश्चन पढ़ के जाते हैं तो पैसेज में आपको वो लाइन स्ट्राइक करती है जो आपके क्वेश्चन में पूछी गई है। तो क्वेश्चन आपका क्या है? अ पर्सन हु एस्पायर्स टू लीड कुड लर्न फ्रॉम हिस्ट्री ऑफ बैटल्स। एक व्यक्ति जो एस्पायर करता है, सोचता है, इच्छा करता है टू लीड, मतलब जीवन में एक एज ए लीडर रहने का, कुड लर्न फ्रॉम हिस्ट्री ऑफ बैटल्स, वो बैटल की हिस्ट्री से बहुत कुछ सीख सकता है। मतलब इतिहास पे होगी, हिस्ट्री पे होगी हमारी ये पैसेज। ऑप्शन आपके आंसर ऑप्शंस हैं, व्हाट लेड द प्रीवियस लीडर्स टू विन अ बैटल। पहला ऑप्शन बता रहा है, आंसर ऑप्शन है कि प्रीवियस जो लीडर्स थे उन्होंने बैटल्स कैसे जीती। ठीक है, व्हाट मेड देम लूज अ बैटल, वो बैटल्स हार क्यों गए। अगला, द क्वालिटीज एंड डिफिशियंसीज ऑफ कमांडर्स ऑफ दिस बैटल्स, जो इन बैटल्स के कमांडर्स थे उनकी क्वालिटीज़ क्या थी, उनकी कमियां क्या थी, उनकी अच्छाइयाँ क्या थी। और स्ट्रेटजीज दैट हैव इवॉल्व्ड इन कोर्स ऑफ दिस बैटल्स, और इन बैटल्स के दौरान कैसी कैसी स्ट्रेटेजी बनाई गई। ये चारों ऑप्शन आपके सामने, आपको पैसेज अब पढ़ना चाहिए, आप पैसेज पढ़ लीजिए। देयर इज अ मॉडिकम ऑफ ट्रुथ इन द असर्शन दैट अ वर्किंग नॉलेज ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री इज नेसेसरी टू द इंटेलिजेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ करंट इवेंट्स, बट सेज who uttered these words of wisdom might well have added something on the benefits of studying, particularly the famous battles of history, for the lessons they contain for those of us, lessons they contain for those of us who lead or aspire to leadership। देख लो, आपने जो क्वेश्चन पढ़ रखा है वो आपको पैसेज में अब दिख रहा है। ये फायदा होता है क्वेश्चन को पहले पढ़ने का। तो आपको 4, 3, 5 जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो पहले पढ़ लेना चाहिए, उसके बाद आपको पैसेज पे जाना चाहिए। ठीक है, सच ए स्टडी विल रिवील सर्टेन क्वालिटीज। जब हम ऐसा कुछ पढ़ते हैं, ऐसी स्टडीज को पढ़ते हैं, तो रिवील सर्टेन क्वालिटीज, वो रिवील करती हैं, हमारे सामने दिखाती हैं, एक्सपोज करती हैं उन क्वालिटीज को, एंड एट्रीब्यूट्स, गुणों को, विच इनेबल्ड द विनर, जिसने विनर को इनेबल किया, मतलब योग्य बनाया कि वो टू विन, जीते, एंड सर्टन डिफिशियंसीज, और उसकी कुछ कमियां भी हमें मिलती हैं, विच काज द लूजर टू लूज, और जिससे कि किसी की हार हो गई है, हारने वाले की हार हुई। एंड द स्टूडेंट विल सी दैट द सेम पैटर्न रिकर कंसिस्टेंटली, और जो स्टूडेंट्स हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उनको ये मालूम चलेगा, उनको दिखाई देगा कि सी दैट द सेम पैटर्न रिकर कंसिस्टेंटली, कि ऐसा ही पैटर्न बार बार होता है, अगेन एंड अगेन, बार बार, थ्रू आउट द सेंचुरीज भर ऐसा होता रहा है। अब आप अपने क्वेश्चन को फिर से पढ़िए और इंश्योर कर लीजिए कि कौन सा ऑप्शन है। अ पर्सन हु एस्पायर्स टू लीड कुड लर्न फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ बैटल्स, व्हाट लेड प्रीवियस लीडर विन बैटल, ये भी दिया हुआ है। व्हाट मेड देम लूज बैटल, ये भी दिया हुआ है पैसेज में। द क्वालिटीज एंड डिफिशियंसीज ऑफ कमांडर्स ऑफ दिस बैटल्स, क्वालिटीज और अच्छाइयाँ और बुराइयाँ उन कमांडर्स की। द स्ट्रेटेजीज दैट दे हैव इवॉल्व्ड इन कोर्स ऑफ दिस बैटल्स, कैसी उन्होंने बनाई। ठीक है, तो आप लोग बताइए बच्चों क्या हो सकता है इसका आंसर फटाफट। व्हाट वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? ठीक है, बताइए। द क्वालिटीज एंड डिफिशियंसीज ऑफ कमांडर्स ऑफ दिस बैटल, सबसे जो देखिए, जब आप लोग ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होते हैं तो आपको जाना होता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी पे, सर्वोत्तम की उत्तरजीविता। डार्विन ने कहा था ना कि जो सबसे बेस्ट ऑप्शन आंसर ऑप्शन है उसके साथ हमें जाना चाहिए, क्योंकि हमको 4 के चारों सही लग रहे हैं और हैं भी, पैसेज में दिए हुए हैं। देखिए, तो क्वालिटीज एंड डिफिशियंसीज ऑफ कमांडर्स ऑफ दिस बैटल्स, अगर हमें ये मालूम चल जाए तो हमको जो सबसे इंपॉर्टेंट लेसन लेना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे होगा, वो हमें यही होगा कि हम क्वालिटीज और डिफिशियंसीज को जाने जो कमांडर्स में रही हैं, जो जीते हैं और जो हारे हैं। ठीक है, तो ये सब ये हमारा सी ऑप्शन जो है आंसर ऑप्शन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए आप, और वो है कंप्लीशन ऑफ द सेंटेंस। अब द रूम वॉज फिल्ड, और आगे आपको बताना है कौन सा ऑप्शन जाएगा साथ में। द रूम वॉज फिल्ड विद द सेंट ऑफ फ्रेश फ्लावर्स, फ्रॉम द सेंट ऑफ फ्रेश फ्लावर्स, बाय द सेंट ऑफ फ्रेश फ्लावर्स, ड्यू टू द सेंट ऑफ फ्रेश फ्लावर्स। देखें आप, के कारण हुआ ना। अगर आपने फिक्स प्रपोजिशन पढ़ा हुआ है, अगर आपकी लिस्ट रिवाइज है, 1 या 2 बार रिवाइज कर लें, अपने नोट्स देख लें, तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। रूम वॉज फिल्ड विथ द सेंट ऑफ फ्रेश फ्लावर्स। ठीक है, बहुत आसान होता है अगर आपने अपने नोट्स रिवाइज करे हुए हैं। ठीक है, तो रूम वॉज फिल्ड विद द सेंट ऑफ फ्रेश फ्लावर्स, जो रूम था वो फ्रेश फ्लावर के सेंट से फिल था। चलो आज अगला क्वेश्चन है ऑर्डरिंग ऑफ द वर्ड। इसमें ऑर्डर आपको ऑप्शंस दिए होते हैं, कभी कभी PQRS ही सिर्फ दिया रहता है।
और कभी कभी क्या होता है कि आपको ये पहली लाइन वो मेंशन कर देता है, थोड़ी आसानी आपके लिए हो जाएगी कि कैसे ऑर्डर सेट करना है। तो पहला जो लाइन आपका है ऑफ मेनी आर्टिस्ट वो दिया हुआ है, अब आपको उसके अकॉर्डिंग सोचना है कि कौन सी लाइन सेट हो रही है आपके साथ में। तो ऑफ द मेनी आर्टिस्ट आप पढ़िए, दोज हु इम्प्रेस्ड मी द मोस्ट, जिन्होंने मुझे बहुत इंप्रेस किया, पी है आपका। क्यू, आई वॉज अ चाइल्ड, मैं एक बच्चा था। बट दोज विथ यूनिक पर्सनैलिटीज ऑफ स्टेज, जिनकी स्टेज ऑफ स्टेज उनकी पर्सनैलिटीज बहुत यूनिक थी। ऑफ स्टेज का मतलब स्टेज से बाहर उतर के, ठीक है। वर नॉट ऑलवेज सक्सेसफुल वंस, वो हमेशा सफल नहीं रहे हैं। अब देखिए, जब आप ऐसे क्वेश्चंस करते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको माथापच्ची नहीं करनी होती, बस आप 4 ऑप्शन देखिए, जहां पर कोई 2 रिलेट कर रहा हो, आपका आंसर बहुत आसानी से वहां चला जाता है, ठीक है। आइए तो आप देखिए कौन सा आपके साथ जा रहा है, बताएं आप लोग फटाफट, कुछ तो गेस करें और बताइए। देखिए, अगर आप पढ़ रहे हैं ऑफ द मेनी आर्टिस्ट आई वॉज अ चाइल्ड, ढेर सारे जो आर्टिस्ट थे उसमें मैं एक बच्चा था। देखिए पहला ये जो आपको क्यू है, ये कुछ कुछ सेट हो रहा है क्यू, तो क्यू से सारे ऑप्शन खंगाल लीजिए आप। क्यू से क्यू के बाद आर है या क्यू के बाद पी है, तो आप उसको पढ़ लीजिए कि ऑफ द मेनी आर्टिस्ट, क्यू है आई वॉज अ चाइल्ड, क्यू के बाद आप आर पे गए, बट दोज विथ यूनिक पर्सनैलिटीज ऑफ स्टेज। अब ये पी जो है सॉरी, क्यू के बाद जो आर है ऑफ बट दोज विथ यूनिक पर्सनैलिटीज, वो रिलेट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। वो क्यू के साथ आर जो है रिलेट नहीं कर पा रहा है। आप आ जाइए डी पे, जरा देखिए क्यू पी यहां पे है। तो ऑफ मेनी आर्टिस्ट, आपको पहली लाइन तो पढ़नी होगी ना, वो तो रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ऑफ मेनी आर्टिस्ट आप क्यू पे गए, आई वॉज अ चाइल्ड, एंड पी दोज हु इम्प्रेस्ड मी द मोस्ट, एस वर नॉट ऑलवेज द सक्सेसफुल वंस, आर बट दोज विथ यूनिक पर्सनैलिटीज ऑफ स्टेज। आप जरा देखिएगा, इसमें जो है पी के साथ एस रिलेट कर रहा है और एस के साथ आर रिलेट कर रहा है। आप सेंटेंस को फिर से पढ़ लीजिएगा, तो आंसर ऑप्शन इज डी, ठीक है। आपको जैसे ही कोई 2 लाइंस में ऐसा कोई रिलेशन बनने लगता है, नॉर्मली उसमें आपको पेयर कंजंक्शन मिल जाते हैं, नॉर्मली आपको उसमें नाउन, प्रोनाउन और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल रिलेट करने को मिल जाते हैं। जैसे नाउन या प्रोनाउन है, उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब आ रही होती है। तो ये सब आपको ये सारे मिलते हैं, हिंट्स मिलते हैं कि आप क्वेश्चन को आसानी से गेस कर पाएं। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, क्लोज टेस्ट है, और क्लोज टेस्ट में क्या होता है, आपको एक बड़ी सी कहानी रहती है, उसमें से कुछ वर्ड्स मिसिंग होते हैं, तो आपको ऑप्शंस में से कोई एक वर्ड वहां फिल करना होता है। फिलहाल मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन लिया आपको दिखाने के लिए कि आप इस सेगमेंट को कैसे डील करते हैं, ठीक है। आइए, द लाइब्रेरी इज यूज्ड if used properly is invaluable in helping you develop discernment. It is rich. अब सबसे पहले तो आपको ये डिसर्नमेंट समझना चाहिए। डिसर्नमेंट क्या होता है, तो आपको हम लोग वोकैब के लिए बोलते हैं, बच्चों को बोलते हैं हम लोग कि वोकैब अपनी रिच रखो। आप कैसे हो सकता है, तो आपको उसके लिए न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, फिक्शन नॉन फिक्शन पढ़नी पड़ेगी। तो आप डिसर्नमेंट समझो आप क्या होता है, ये हमारी बौद्धिक क्षमता होती है, जब हम अच्छे और बुरे में अंतर कर पाते हैं ना, डिस्क्रिमिनेशन कर पाते हैं, हम वाइज होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, तो हमारे अंदर डिसर्नमेंट की क्षमता डेवलप होती है, कैपेबिलिटीज डेवलप होती हैं। फिलहाल आप अपना क्वेश्चन देखिए, तो इट इज रिच। अब पहला ऑप्शन आपको फिल करना है, रिच ऑफ इंफॉर्मेशन, फॉर इंफॉर्मेशन, इन इंफॉर्मेशन, विथ इंफॉर्मेशन। आप बताइए हमको क्या फिल करना है फटाफट। रिच फॉर इंफॉर्मेशन, रिच इन इंफॉर्मेशन, रिच विथ इंफॉर्मेशन। फिजिकल नहीं है कि वो रिच विथ इंफॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है ना। तो रिच ऑफ इंफॉर्मेशन आपको फिल करना है, बेसिक सा प्रेपोजिशन आपको लगाना है ना। इट इज रिच ऑफ इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन से मतलब ज्ञान से, सूचनाओं से भरी पड़ी रहती है लाइब्रेरी, अगर हम बुक्स को पढ़ते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप ना, एक कहानी जैसे आपने पहला वर्ड फिल कर लिया, आफ्टर दैट आप दूसरा वर्ड फिल करने जाओगे, तो आप पहले को आपने फिल किया है, उस पूरी कहानी को आप एक बार फिर पढ़ लीजिएगा, एटलीस्ट वो सेंटेंस पूरा पढ़ लीजिए, और फिर आप आसानी से क्वेश्चन नंबर 2 को फिल कर पाएंगे। और जब आपने 1 या 2 फिल कर लिए, तो फिर बाकी आपके उस स्टोरी के अकॉर्डिंग, उस कहानी के अकॉर्डिंग मूव करते हैं, और आप बाकी के ऑप्शन आप लगा सकते हैं। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, वो है दिस क्राइम। ये है आपका, आपको अंडरलाइन पोर्शन को रिमूव करना है कि नहीं करना है देखना है। तो द क्राइम मेक्स अ मैन लायबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन टिल हिज लाइफ, ठीक है। तो अगेन बच्चों मैं बोलूँगा आपसे कि आपकी रीडिंग हैबिट से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अब देखो आप, फॉर ट्रांसपोर्टेशन टिल हिज लाइफ क्या है, दिस क्राइम मेक्स अ मैन लायबल। अगर ऐसा अपराध हुआ तो जो व्यक्ति करता है वो लायबल होता है
ट्रांसपोर्टेशन टिल हिज लाइफ के लिए। अब ट्रांसपोर्टेशन का मतलब तो हमने समझ रखा है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम किसी को पहुंचा देते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन हुआ। और क्या ये सजा, क्राइम है तो सजा मिल रही होगी, उसमें लागू होगा। तो मैं बिल्कुल एक छोटी सी बात आपको बता रहा हूं, उससे आप इस फ्रेज को अपने दिमाग में हमेशा के लिए बैठा सकते हो। क्या है कि आज के 70-80 ईयर्स पहले जब अंग्रेज यहां शासन कर रहे थे, तो वो किसी भी क्रिमिनल को जब सजा देते थे उसे कहते थे तुम्हें काला पानी होगा, ठीक है ना, ब्लैक वाटर्स। अंडमान निकोबार के पास एक सेल है जहां पे उनको भेजा जाता था। तो उस टाइम पे उतनी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो व्यक्ति वहां जाने के बाद या जेल हो जाने के बाद उसको लगता था कि वहां से लौटना कभी होगा नहीं, हम सीधे मर के ही आएंगे, लाइक फैमिली से रीयूनियन नहीं होना है। तो उस टाइम पे सजा के लिए ऐसे वर्ड्स यूज होते थे कि आपको ट्रांसपोर्टेशन दे दी जाएगी, मतलब एक बार यहाँ से वहाँ भेजा तो आप दोबारा वापस नहीं आ पाओगे। तो ये जो ये फ्रेज जो यूज़ हुआ है वो बिल्कुल सही अपने स्थान पे, क्योंकि क्राइम में हमें पनिशमेंट मिलती है, वो भी ट्रांसपोर्टेशन की। तो ये ऑप्शन आंसर आपका जो है वो है डी, ठीक है, नो इंप्रूवमेंट आपको करना है। ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आप देखिए, वो है S1 S6 का सेगमेंट होता है, और ये थोड़ा सा बच्चों को टफ लगता है, लेकिन अगर वो क्वेश्चन को एक बार समझ लें, पैटर्न को समझ लें, तो आसान हो जाता है। देखो भाई, S1 और X6 जो होता है ना, ये फिक्स लाइंस होती हैं। मतलब पहली लाइन जो आपकी स्टार्ट होनी है PQRS में, वो S1 के बाद ही आएगी, और जो लास्ट लाइन मतलब आपकी जो एंड लाइन होगी वो S6 के पहले आएगी। मतलब S1 और S6 फिक्स है, आपको बीच में लाइंस को पुट करना है, ठीक है ना। तो PQRS में क्या साथ में जा रहा है, तो पहले आपको पढ़ना होता है ना S1 को। इन द मिडल ऑफ वन साइड ऑफ द स्क्वायर सिट्स द चेयरमैन ऑफ द कमेटी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन द रूम। अब आप ध्यान दीजिएगा, S1 में जो भी नाउन या प्रोनाउन आया हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगली लाइन आपकी होगी, उसमें उस नाउन या प्रोनाउन से रिलेटेड या तो हेल्पिंग वर्ब आने वाली है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, या तो उसी नाउन या प्रोनाउन, नाउन है तो उसका प्रोनाउन दे रहा होगा, ठीक है। और अगर ये दोनों चीजें आपकी नहीं मिल रही हैं तो एक तीसरी हेल्पिंग राउंड आपको मिल सकती है। वो होती है कि जो स्टोरी हमारी है, जो पैरा में स्टोरी चल रही है, वो कैसे आगे बढ़ेगी, ठीक है ना। ठीक है, आप सब जरा समझो। आप इन द मिडल ऑफ वन साइड ऑफ द स्क्वायर सिट्स द चेयरमैन ऑफ द कमेटी। अब कोई कमेटी है, उसका चेयरमैन है, वो बीच में बैठा हुआ है, स्क्वायर में वो बीच में बैठा हुआ है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन द रूम, और वो निश्चित तौर पर भाई कमेटी का चेयरमैन सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है उस रूम में, ठीक है। अब आपको कहानी आगे बढ़ानी है, तो आप ऑप्शंस देख लो अपने। फॉर अ कमेटी इट इज नॉट जस्ट अ मियर कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स। कमेटी जो है सिर्फ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स नहीं है। कमेटी का मतलब नहीं होता है कि वो सिर्फ इंडिविजुअल्स उसमें हों। अब जरा ध्यान देना आप लोग कि S1 में उसने क्या बात की है, चेयरमैन के बारे में बात हो रही है, ध्यान देना आप। चेयरमैन ऑफ द कमेटी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन द रूम। अब चेयरमैन से रिलेटेड कोई लाइन आती है तो संभावना बनती है कि कहानी हमारी आगे जा सकती है। आप आ जाओ क्यू पे। ऑन हिम रेस्ट मच ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस पर होती है ढेर सारी जिम्मेदारियां, ठीक है। फॉर द सक्सेस आर फेलियर ऑफ द कमेटी, कि कमेटी सक्सेस कैसे होगी, कमेटी फेल कैसे होगी, या तमाम। और आप आर पे आ जाओ। वाइल दिस इज हैपनिंग वी हैव एन अपॉर्चुनिटी टू गेट द फील ऑफ दिस कम्युनिटी। अब जरा ध्यान देना आप लोग, आर के लाइन में क्या बोल रहा है, वाइल दिस इज हैपनिंग, जब ये सब कुछ हो रहा है। जरा बताना, ये कमेटी का चेयर, S1 में हमारी लाइन क्या है, कमेटी का चेयरमैन बैठा हुआ है मिडिल में और कहा जा रहा है कि सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है, और यहां कुछ होता हुआ दिखाई दिया जा रहा है, कुछ हो रहा है, जबकि S1 में कुछ हुआ ही नहीं था। इसका मतलब ये जो आर जो हमारा सेंटेंस है, इसके पहले कोई लाइन जरूर होगी जिसमें कुछ ना कुछ होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है ना, कुछ ना कुछ फंक्शन होगा। तो आप जरा आगे आ जाओ। एज द मीटिंग ओपन्स, जैसे ही मीटिंग स्टार्ट होती है, ही रन्स ब्रिस्कली, वो चलना प्रारंभ करता है। ब्रिस्कली मैंने धीमे धीमे, थ्रू अ नंबर ऑफ फॉर्मेलिटीज, मतलब ढेर सारी नंबर ऑफ फॉर्मेलिटीज हैं, उनको वो रन करता है, चलाता है। ध्यान देना आप। तो आपने एस को पढ़ लिया। अब जरा बताओ सबसे सुटेबल लाइन क्या है जो कहानी को आगे बढ़ा सकती है, फटाफट बताएं आप लोग। कुछ गेस कर पा रहे हैं? ध्यान दीजिएगा। ऑन हिम रेस्ट मच ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके ऊपर है बहुत ढेर सारी जिम्मेदारी, ठीक है ना। किसके ऊपर है, उस इंपॉर्टेंट पर्सन मतलब चेयरमैन के ऊपर है। तो ये जो लाइन है ना क्यू, ये से आंसर हमारा बन सकता है। अब जरा ध्यान दो, क्यू कितने सेंटेंसेस में है, तो यार अकेला सेंटेंस है, डी हमारा आंसर है। कुछ सेकंड भर में आपसे आंसर बन जाएगा अगर आपने इसकी थीम को पकड़ लिया कि भाई देखो, वो जो चेयरमैन है उसके बारे में सिर्फ
चर्चा हो रही है उस सेंटेंस में, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन द रूम। अब जो अगला सेंटेंस आएगा वो चेयरमैन से ही तो स्टार्ट होगा ना, उसकी फंक्शनिंग, उसके बिहेवियर, उसके इंपॉर्टेंस, उसके बारे में ही होना चाहिए। जरा आप क्यों को देखो क्या लिखा हुआ है, ऑन हिम रेस्ट मच ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके ऊपर होती है ढेर सारी जिम्मेदारी, फॉर द सक्सेस और फेलियर ऑफ द कम्पेटी। अब हमने क्यों पढ़ लिया, क्यों का अकेला लाइन है। अब आप एस को देख लो, क्यों के बाद एस, एज द मीटिंग ओपन, जैसे ही मीटिंग स्टार्ट होती है, ही रन्स ब्रिस्कली, तो वो चलना शुरू करता है, मतलब सॉरी वो ही रन्स ब्रिस्कली द नंबर ऑफ फॉर्मेलिटीज, वो तमाम जो फॉर्मेलिटीज हैं उनको रन करता है। तो देखो जरा सा, क्यू के बाद एस कितनी इजीली रिलेट कर पा रहा है, क्यू से एस रिलेट कर रहा है, तो क्यू एस रिलेट हुआ, हमारा आंसर हुआ डी। ज़्यादा टाइम खराब नहीं करना हमें, और ये सारे के सारे ऑप्शन आर पी एस से स्टार्ट होने ही नहीं है। S1 के बाद ना आर आना है, ना पी आना, ना एस आना, तो हमारा आसानी से आंसर बन गया क्यू। चलो भाई, तो अगला क्वेश्चन देखो आप, नेक्स्ट वन, और ये है फेलर का, समीक्षा वॉज म्यूजिंग मेमोरीज ऑफ द पास्ट। ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, और मैं आपको कंफ्यूज करना चाहूंगा कि इसके 3 ऑप्शन सही हैं, और फिर आप बताएं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट क्या होगा, सबसे बेस्ट क्या होगा। तो इस पर थोड़ा आपको सीखना होगा, और इसीलिए टीचर्स इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों के लिए कि भाई म्यूज़ के बाद ओवर भी लगता है, म्यूज़ के बाद अबाउट भी लगता है, म्यूज़ के बाद ऑन भी लगता है। तो आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे कि हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अब ध्यान देना आपको, म्यूज़ ओवर हम कब लगाते हैं, जब हम पास्ट की बातों को सोच रहे होते हैं। अगर हम अपने पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि म्यूज़ क्या होता है। तो निहायत ही प्यारे बच्चों, म्यूज़ का मतलब होता है ब्रूड, ब्रूड का मतलब होता है पॉन्डर। अब आप ये भी नहीं समझ पा रहे होंगे, ब्रूड, पॉन्डर, तो फिर मैंने इजी सा बोला थिंक, तो आपने कहा हाँ सर अब पकड़ में आ रहा है। सोचना, विचार करना, चिंतन करना, मनन करना, चिंता करना नहीं भाई, वो तो वरी होता है, चिंतन करना, ठीक है। तो जब इंसान अपने पास्ट के बारे में सोच रहा होता है तो म्यूज के साथ हमें ओवर लगाना होता है। इज दैट क्लियर। और जब हम फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हैं तो म्यूज के साथ अबाउट लगाना होता है। क्लियर है बात। और जब हम प्रेजेंट में ही ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं, नॉर्मली इस समय बहुत ज़्यादा बीमारी फैल रही है लोगों में, ओवर थिंकिंग वाली, बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं अपने प्रेजेंट के बारे में ही, और ये हो गया वो हो गया, और उससे वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। वैसे डिप्रेशन में जाना पास्ट का सोच के होता है। तो जब हम प्रेजेंट में ही बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, देन वी आर म्यूजिंग ऑन, मन मैं विचार कर रहा हूं ये करूं कि ना करूं। प्रेजेंट में आप विचार कर रहे हो तो आप म्यूज के साथ ऑन लगाते हो। अब इस सेंटेंस में जरा देखना, जब ये हमारे तीनों सही हैं तो सेंटेंस में पूछ क्या रहा है आपसे, समीक्षा वॉज म्यूजिंग मेमोरीज ऑफ द पास्ट। बात पकड़ में आ रही है आप सबको। जब उसने कह दिया पास्ट तो क्या जाएगा आपके साथ में, पास्ट के लिए ओवर आता है। तो अगर आपने प्रेपोजिशन की लिस्ट भी तैयार कर रखी है तो थोड़ा सा सावधानी से पढ़िएगा। चलिए, इतने ही क्वेश्चन थे आज के लिए, और हम लोग नेक्स्ट सेशन में ऐसे ही और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए आप सारे बच्चों को जय हिंद।